पिछले अंक में हम लोगों ने जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसका जो ईस्टर्न एडिशन है, यानी रूस और चीन में जिस प्रकार से क्रांतिकारी समाजवाद विकसित हुआ, उसके विषय में कुछ मुख्य बातें जानी। आज का जो विषय है वो इस क्रांतिकारी समाजवाद का जो वेस्टर्न एडिशन है, जिसको कि विद्वत जगत में वेस्टर्न मार्क्सिज्म कहा जाता है, पाश्चात्य समाजवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद, तो उसको हम लोग उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म की जो शब्दावली है ये 1922-23 के आसपास प्रचलन में आई और इसलिए ये शब्दावली प्रचलन में आई क्योंकि जो भी विचारक इस वेस्टर्न मार्क्सिज्म से जुड़े रहे हैं वे या तो पश्चिमी यूरोप के थे या मध्य यूरोप के थे, जैसे या तो वे वेस्टर्न यूरोप के थे या फिर सेंट्रल यूरोप के थे, और इसलिए इसको रूसी और चीनी साम्यवाद से डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसको उससे भेद करने के लिए इस मार्क्सवादी धारणा को वेस्टर्न मार्क्सिज्म कहा गया। जहाँ तक उन विचारकों का प्रश्न है जो कि इस वेस्टर्न मार्क्सिज्म के साथ संबद्ध रहे, तो ये माना जाता है कि जो 3 मुख्य दार्शनिक हैं जिनको कि फाउंडिंग फिलोसोफर्स कहा जाता है वेस्टर्न मार्क्सिज्म का, वो 3 हैं। एक तो जॉर्ज ल्यूकास जो कि जर्मनी का था, जो कि हंगरी का था, दूसरा ग्रैम्शी जो कि इटालियन था, और तीसरा कार्ल कोर्श जो कि जर्मन थिंकर है। इन 3 को वेस्टर्न मार्क्सिज्म का फाउंडिंग फिलोसोफर्स माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न मार्क्सिज्म के अंदर बहुत सारे और विचारक और कुछ एक संप्रदाय यानी स्कूल्स भी आते हैं। उदाहरण के तौर से गोल्डमैन जो एक फ्रेंच दार्शनिक थे, वो भी वेस्टर्न मार्क्सिज्म के अंतर्गत आते हैं। एक अन्य बड़े महत्वपूर्ण जर्मन दार्शनिक हैं अर्नस्ट ब्लॉश, वो भी वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हैं। इसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है जिसके साथ बहुत सारे विचारक जुड़े हुए हैं, जिसका कि आगे चल के हम लोग उल्लेख करेंगे, तो जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है वो भी इसी वेस्टर्न मार्क्सिज्म के अंतर्गत आता है। अस्तित्ववाद भी इसी अस्तित्ववाद के कुछ विचारक जो कि मार्क्सवादी रुझान के थे या जिन्होंने बाद में मार्क्सवाद को अंगीकार कर लिया, जैसे कि सार्थ विशेष तौर से या मार्लो पॉन्टी, तो ये लोग भी वेस्टर्न मार्क्सिज्म के अंतर्गत आते हैं। आगे चलकर अल्थुज़र ने भी जिन मान्यताओं को प्रतिपादित किया वे भी इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। फिर 1970 के दशक में अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन चला जिसको कि न्यू लेफ्ट मूवमेंट कहते हैं, नववाम पंथ कहते हैं। वो नववाम पंथ भी इसी वेस्टर्न मार्क्सिज्म की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करता है, और उसके बाद भी कई न्यू लेफ्ट मूवमेंट का प्रभाव लगभग 15-20 वर्ष रहा। उसके बाद भी कुछ विचारक ऐसे आए जो कि इसी विचार परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एक मार्क्सवाद का एक नया संस्करण है और इसलिए इसको न्यो मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, मार्क्सवाद भी कहा जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण की कुछ मुख्य बातों को हमें समझना है।
पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दृष्टिकोण आया, इस दृष्टिकोण के आने का कारण क्या था? ये जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, इन्होंने जो भी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, उसका औचित्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या थी? जैसा कि आप लोगों ने पिछले अंकों में देखा कि मार्क्स के विचारों के आधार पर या मार्क्स की प्रेरणा के आधार पर रूस और चीन में तो क्रांति हुई, जिसको उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा, लेकिन दोनों ही देशों में जो मार्क्स के द्वारा बताई गई शर्तें थीं किसी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की, वो तो पूरी होती नहीं थी। लेकिन लेनिन और माओ ने ये माना कि मार्क्सिज्म कोई एक फिक्स्ड डॉगमा नहीं है और हमने उसको अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एडेप्ट किया है, और इसलिए हमने मार्क्स के विचारों के आधार पर ये क्रांतियाँ की हैं। लेकिन पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की कोई क्रांति नहीं हो रही थी, जबकि मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर वहाँ पर क्रांति के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ थीं। जैसे कि प्रथम महायुद्ध समाप्त हो चुका था और प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के विभिन्न देशों में, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो और भी दूसरे देश, उनमें भारी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल पैदा कर दी थी। ये सभी देश आर्थिक संकट में से गुजर रहे थे। वहाँ पर जनता में और विशेष तौर से वहाँ पर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग क्लास था, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे, तो इसलिए वहाँ पर वर्किंग क्लास भी बड़े पैमाने पर था और वो बड़े शक्तिशाली भी था। उनके जो संगठन थे वे भी बड़े सक्रिय थे। तो इस वर्किंग क्लास में भी तीव्र संतोष था अपनी सरकारों के विरुद्ध, जो कि बोर्जुआ डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये सब परिस्थितियां अनुकूल थीं क्रांति के लिए, लेकिन उसके बाद भी यूरोप में कोई क्रांति नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसकी कि कभी शायद परिकल्पना नहीं की गई थी, और वो स्थिति थी कि यूरोप के देशों में फाजीवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो कि पूंजीवाद की भी विरोधी है और जो कि मार्क्सवाद की भी विरोधी है, और जो एक प्रकार से टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है, सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। तो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई। इसी प्रकार से स्पेन में आगे चलकर एक सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र स्थापित हुआ। तो और ये जो शासन तंत्र स्थापित हुए, इन्होंने दमन उत्पीड़न का कार्य प्रारंभ किया। खास तौर से समाजवादियों से, साम्यवादियों से उनको विशेष घृणा थी। तो इस परिस्थिति में यूरोप के देश 1920 के बाद गुजर रहे थे, यानी समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से तीव्र संतोष था स्थापित शासन के प्रति, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रांति नहीं हुई, और क्रांति होने की बात तो दूर, वहाँ पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं कई देशों में स्थापित हुई। तो ये एक जटिल प्रश्न विचारकों के सामने आया कि पश्चिम यूरोप में जो मार्क्सवादी क्रांति है वो क्यों नहीं हो पाई, या यहाँ पर रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रही,
क्यों रेवोल्यूशन यहाँ पर असफल रही है या कोई नहीं है। छोटे मोटे प्रोटेस्ट होकर, आंदोलन होकर बात खत्म हो गई। और इसी में एक निहित एक दूसरी बात है कि इसके मतलब यह है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो बड़ी शक्तिशाली है और हम उसको अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसकी शक्ति को कम आंक रहे थे। तो ये जो चैलेंज एक था, इस चैलेंज ने विचारशील लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया कि पश्चिम यूरोप में हम कैसे व्यवस्था परिवर्तन करें या व्यवस्था परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं। और इसी संदर्भ में वो मार्क्सवाद को रीइंटरप्रेट करने का काम करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाकर रूस और चीन में तो व्यवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में व्यवस्था परिवर्तन की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही थी। लिहाजा विचारकों के सामने एक चुनौती ये थी कि वो इस बात पर विचार करें कि क्या मार्क्सवाद को फिर से समझने की आवश्यकता है, यानी मार्क्स को क्या हमको यूरोप की परिस्थितियों के संदर्भ में रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें क्या कैपिटलिज्म के ऊपर फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कैपिटलिज्म को हम लोग समझ रहे थे, यानी जो समाजवादी मार्क्सवादी लोग थे, वो समझते थे कि कैपिटलिज्म में बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, ये ज़्यादा समय तक रहने वाली व्यवस्था नहीं है। तो क्या हम लोगों ने कैपिटलिज्म को की शक्ति को कम करके नहीं आंका है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो बना हुआ है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो संदर्भ है, इस सब संदर्भ में वेस्टर्न मार्क्सिज्म का उदय हुआ। ये इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट थी, ये पॉलिटिकल क्लाइमेट थी उस समय यूरोप की, कि जिसमें वेस्टर्न मार्क्सिज्म का उदय हुआ। अर्थात ये जो पाश्चात्य मार्क्सवादी विचारक हैं, ये दो प्रश्नों पर विचार करते हैं। वो मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई मार्क्सवाद से परहेज है, वो मार्क्सवाद को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसलिए कि जिससे कि मार्क्सियन प्रिंसिपल्स को और बेहतर तरीके से समझा जा सके और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो मार्क्स के क्रिटिक हैं, लेकिन उनकी जो क्रिटिक है वो कंस्ट्रक्टिव है कि कैसे, क्या हमसे कोई गलती हो गई मार्क्सवाद को समझने में, या मार्क्सवाद में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है, जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या मार्क्सवाद को कुछ परिस्थिति के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये मार्क्स को रिविजिट करते हैं, मार्क्स को रीइंटरप्रेट करते हैं, जिससे कि जो मार्क्सियन प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर समाज और संस्कृति की पुनर्रचना हो सके। एक तो काम इन्होंने ये किया, और दूसरा काम जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के चरित्र को फिर से समझने का प्रयास किया। मार्क्स के जो इंसाइट्स थी, यानी मार्क्स ने जिस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी को समझा था, वो महत्वपूर्ण तो था, लेकिन अब 20वीं शताब्दी में स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी थी, बहुत सारे नई व्यवस्थाएं समाज में आ चुकी थी, और कैपिटलिज्म भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कल्चर भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तो इसलिए इस नई परिस्थिति में पूंजीवाद को कैसे समझा जाए, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये एक दूसरा पक्ष था जिसके ऊपर इन लोगों ने, इन वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने काफ़ी गहराई से विचार किया। तो ये दो पक्ष हैं
जिनके ऊपर चिंतन मनन हमें वेस्टर्न मार्क्सिज्म में मिलता। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, जहाँ पर वो ईस्टर्न मार्क्सिज्म से भिन्न हो जाते हैं, जो चीज़ उनको ईस्टर्न मार्क्सिज्म से भिन्न करती है वो है मार्क्स को एज ए साइंटिस्ट देखा जाए, मार्क्सवाद को वैज्ञानिक माना जाए, या मार्क्स को एज ए ह्यूमनिस्ट देखा जाए, मार्क्स को एक मानवतावादी के रूप में देखा जाए। यानी मार्क्स को जो ईस्टर्न मार्क्सिज्म है वो मार्क्स के साइंटिफिक एस्पेक्ट को, यानी वो कहता है कि मार्क्सिज्म की सबसे बड़ी बात यह है कि एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी है। इनकी जो थियरी ऑफ हिस्ट्री है या इनकी जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है सोशल चेंज का, इकोनॉमिक चेंज का, पॉलिटिकल चेंज का। तो मार्क्स ने सोसाइटी और इकोनॉमी को बहुत साइंटिफिक तरीके से समझा है, एक्सप्लेन किया है और आगे के क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं इसकी ओर संकेत किया है। तो जो रशियन कम्युनिज्म है या जो चाइनीज़ कम्युनिज्म है या कुछ और लोग भी जो कि मार्क्स को एज एन इकोनॉमिस्ट अभी तक देख रहे थे और जो मार्क्स को एक साइंटिस्ट ऑफ सोसाइटी के तौर से जो देख रहे थे, वो जो एक पक्ष था वो बड़ा प्रबल था, जिसकी इन लोगों ने जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हैं इन्होंने आलोचना की और कहा कि ये लोग मार्क्सिज्म को वल्गराइज कर रहे हैं। और एक शब्दावली चली वल्गर मार्क्सिज्म कि इन्होंने कहा कि ये तो वल्गर मार्क्सिज्म है, ये लोग अर्थव्यवस्था पर, भौतिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं और ये न केवल मार्क्स का मिस इंटरप्रिटेशन है बल्कि ये चीज़ मार्क्स को वल्गर भी बनाती है, मार्क्सिज्म को वल्गर भी बना देती है। तो इसलिए ये जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे इन्होंने कहा कि नहीं, मार्क्स का जो ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट है, मार्क्स का जो मानवतावादी पक्ष है, मार्क्स का जो पक्ष जिसमें कि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो वो क्रिटिक करता है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसे डीह्यूमनाइज करती है मनुष्य को, समाज को, संस्कृति को, तो वो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका ये मानना था कि मार्क्स का जो असली पक्ष है वो तो यही पक्ष है, तो इसलिए हमें इस पक्ष की ओर ध्यान देना है। यानी अभी तक सारा कंसंट्रेशन मार्क्स की मान्यताओं में जो सब स्ट्रक्चर है उसके ऊपर केंद्रित था। वेस्टर्न मार्क्सिज्म का जो ध्यान है वो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर है, सोसाइटी पर है, कल्चर पर है, और सोसाइटी और कल्चर में जो तमाम नई प्रवृत्तियां आ रही हैं, जैसे कि आर्ट है, जैसे कि थिएटर है, जैसे कि मास मीडिया है, म्यूज़िक है, लैंग्वेज है, ये जो पक्ष समाज और संस्कृति के होते हैं जिनमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, नई प्रवृत्तियां आ रही हैं, इनको मार्क्सवादी नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है वो वेस्टर्न मार्क्सिज्म सुपर स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है और जो ईस्टर्न मार्क्सिज्म है उसका फोकस सब स्ट्रक्चर पर। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है और ये ऐसा अंतर है जो कि मार्क्स दोनों प्रकार के मार्क्सवाद को अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है। दूसरी बात ये है कि जब वो लोग नए सिरे से
यानी ये जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हैं, ये लोग जब नए सिरे से यूरोप के समाज और संस्कृति को देखते हैं तो उनकी मूल प्रेरणा तो मार्क्स ही है। मार्क्स ने जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किए, जो व्याख्या दी, वो उनकी मूल प्रेरणा तो वही है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हमें और सोर्सेस से भी मदद मिल सकती है इस बोर्जुआ सोसाइटी और कल्चर को समझने में। तो इसलिए वो दूसरे सोर्सेस का भी उपयोग करते हैं यूरोपियन सोसाइटी और यूरोपियन कल्चर को समझने के लिए। जो समय जिस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पर थी, उसको समझने में वो दूसरे विचारकों और दूसरे दृष्टिकोणों की भी सहायता लेते हैं। जैसे कि वो मैक्स वेबर के विचारों की बड़ी सहायता लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा सोशलॉजिस्ट था, लगभग उसी समय जो चिंतन और लेखन कर रहा था। जैसे कि वो फ्रायड से भी सहायता लेते हैं। फ्रायड की साइकोएनालिसिस की पद्धति का इन पाश्चात्य मार्क्सवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से हर्बर्ट मार्क्यूस के ऊपर और फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए कुछ अन्य दार्शनिकों के ऊपर। वे फिनोमिनोलॉजी के नाम से एक जो नया दृष्टिकोण उभर रहा था, विश्लेषण का, विवेचन का, उस फिनोमिनोलॉजी की भी सहायता लेते हैं अपनी बातों, अपने प्रयास में, जब वे सोसाइटी और कल्चर को समझते हैं। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की भी वे सहायता लेते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल व्यू पॉइंट है उसकी सहायता भी वो लेते हैं। तो इस तरह से ये जो पाश्चात्य मार्क्सवादी हैं, ये इनकी मूल प्रेरणा मार्क्स है, लेकिन वो समझते हैं कि दूसरे भी जो विचारक हैं, दूसरे भी जो व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं नॉन मार्क्सियन, वे भी इस प्रेजेंट रियलिटी को समझने में बड़े सहायक हो सकते हैं। हमारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी और कल्चर की, और स्पष्ट होगी और क्लियर होगी और प्रिसाइज होगी। ये एक अन्य विशेषता है जो कि वेस्टर्न मार्क्सिज्म के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात यह है कि जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है, ये इसेंशियली एकेडमिक है। एकेडमिक इस अर्थ में कि ज़्यादातर जो लोग इससे जुड़े हुए थे वो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर्स थे। वो कोई वर्किंग क्लास मूवमेंट से बहुत सीधे तौर से जुड़े हुए नहीं थे, ना उन्होंने प्रयास किया वर्किंग क्लास मूवमेंट से सीधे जुड़ने का। ग्रामशी वगैरह एक आध लोग थे जो कि ज़रूर वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ जुड़े रहे थे। जैसे ग्रामशी ने इटली में जो फैक्ट्री काउंसिल मूवमेंट हुआ था, उसमें उसको ऑर्गेनाइज किया था, उसमें उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। या कार्ल कॉर्श भी कुछ हद तक वर्किंग क्लास मूवमेंट से जुड़े हुए थे। कुछ लोग, एक आध लोग और भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो विचारक इस वेस्टर्न मार्क्सिज्म से जुड़े हैं वो इसेंशियली इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं। और वो जो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल या सोशल लाइफ है, उससे दूर रहकर वो एक विचारक के रूप में चीज़ों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए वेस्टर्न मार्क्सिज्म के बारे में ये भी बात है कि ये इसेंशियली एकेडमिक है, उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है या चीज़ों को चेंज करने में कोई इन लोगों ने कोई भूमिका निभाई हो। जैसे कि लेनिन वगैरह ने आगे बढ़कर एक मूवमेंट चलाया, उसको लीड किया और एक रशियन सोसाइटी को एक नए सांचे में ढालने का प्रयास किया, या जैसे कि माओ ने किया, तो या जैसे क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो ने किया। उस तरह से ये लोग
किसी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, किसी प्रैक्टिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है ये शुरू में तो सोवियत मार्क्सिज्म से काफ़ी प्रभावित था। चाहे ल्यूकस हों, चाहे कार्ल कोर्श हों, चाहे ग्रैम्शी हों और हर्बर्ट मार्क्यूज हों, ये लोग शुरू में रशियन रेवोल्यूशन से बड़े प्रभावित थे, बड़े प्रेरित थे। लेनिन ने जो रूस के रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रयास किए उसको इन लोगों ने बड़ी रुचि के साथ देखा था और कई लोग रूस भी गए थे और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के क्रियाकलापों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े भी थे। लेकिन स्टालिन के सत्ता में आने के बाद ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म से जुड़े हुए जितने भी विचारक हैं वो धीरे धीरे सोवियत मार्क्सिज्म से न केवल दूर होते चले गए बल्कि सोवियत मार्क्सिज्म के बड़े स्टांच क्रिटिक्स बन गए, बड़े कटु आलोचक बन गए, क्योंकि उनको लगा कि स्टालिन जो है वो रेवोल्यूशन को बिट्रे कर रहा है, क्रांति के साथ विश्वासघात कर रहा है, मार्क्स के विचारों को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, अपना पर्सनल डिस्पोटिज्म स्थापित करने के लिए वो आइडियोलॉजी को केवल एक कैमोफ्लॉज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर धीरे धीरे स्टालिन के जो दमन उत्पीड़न के मामले जो बाहर आने लगे और यूरोप के विभिन्न देशों में पहुँचे, तो फिर इन लोगों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि स्टालिन का जो रूस है वो तो साम्यवादी सिद्धांतों से, मार्क्सवादी सिद्धांतों से, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म से बिल्कुल भटक चुका है और वहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट नहीं है, वहाँ पर टोटलिटेरियन रेजीम ऑफ स्टालिन है, ऐसा उनको समझ में आ गया। तो इसलिए वे सोवियत मार्क्सिज्म से दूर हो गए और इसीलिए उन्होंने चीन में भी, क्योंकि माओ की कुछ कार्यप्रणाली उसी प्रकार की थी, तो इसलिए उन्होंने चीन के प्रयोग में भी कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई और उनके लिए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग भी थी, काफ़ी उनको स्तब्ध करने वाली भी थी कि कैसे एक रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में बदल जाती है। तो इसलिए जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थे वो लेनिन से इंस्पायर्ड थे, रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन स्टालिन के रूस से उनको बहुत निराशा हुई, उसके वे कटु आलोचक बन गए और अंततः लगभग सभी, चाहे वो मार्क्यूज हों, चाहे वो ग्रैम्शी हों, चाहे वो सार्थ हों, इन सभी ने रूस में जो कुछ घटित हो रहा था उसकी बहुत ही कठोर आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि हमें वेस्टर्न मार्क्सिज्म के बारे में जानना चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि तीन जो विचारक हैं, वैसे तो कई हैं और सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विषय में हम लोग अलग से विचार करेंगे, इसलिए अभी उसको मैं सम्मिलित नहीं करना चाहता, लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल से बाहर तीन ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने मार्क्स को अपने तरीके से रीइंटरप्रेट किया। जैसे एक तो जॉर्ज लूकस हैं जो कि एक हंगेरियन थिंकर हैं, हंगरी के विचारक हैं। लूकस ने जो दो तीन खास बातें कहीं वो उनकी तरफ थोड़ा संकेत करना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि लूकस जो था वो
बुडापेस्ट यानी जो हंगरी की राजधानी है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर था और एस्थेटिक्स का था, सौंदर्य शास्त्र का था। और सौंदर्य शास्त्र और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की विधाओं में उसकी बड़ी गहरी गति थी और उसने मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर एस्थेटिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी ढालने का काम किया। और उसने कहा कि साहित्य और सौंदर्य शास्त्र को सोशलिस्ट रियलिज्म के सिद्धांतों पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। एक तो उसकी मान्यता ये थी, यानी उसका ये मानना है कि वही साहित्य जीवित रहता है, वही एस्थेटिक्स प्रासंगिक होती है जो कि लिविंग रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और ल्यूकास ने कहा कि आज की जो लिविंग रियलिटी है वो सोशलिज्म है। तो इसलिए जो साहित्यकार हैं, जो कलावेत्ता हैं, जो सौंदर्य शास्त्री हैं, उनको इस सोशलिस्ट रियलिज्म के सिद्धांत के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण चल रहे थे उनसे उनका ल्यूकास कटु आलोचक था। पहली बात तो ये है कि उसने लिटरेचर को, एस्थेटिक्स को भी एक प्रकार से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आलोक में गढ़ा और इसको उसने आवश्यक माना। दूसरी बात यह है कि उसने मार्क्स को रीइंटरप्रेट किया, उसकी पुनर्व्याख्या की हीगल का सहारा लेकर। क्योंकि जो रशियन कम्युनिज्म था या जो चाइनीज़ कम्युनिज्म था वो तो हीगल का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। जो लोग भी हीगल का प्रभाव मार्क्स पर मानते थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर डेविएशनिस्ट कह दिया जाता था कि ये लोग तो पथभ्रष्ट हो गए हैं, ये मार्क्सवाद को भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ल्यूकास है वो कहता है कि भाई हीगल का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है मार्क्स के ऊपर, और मार्क्स ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जब वो जर्मन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा था तो उस समय जो इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर था उसमें हीगल का बड़ा गहरा प्रभाव था, तो वो उससे छूता नहीं रहा और जो हीगल की जो डायलेक्टिक्स है उसने उसको स्वीकार किया है। और मार्क्सवाद में बड़े स्ट्रॉन्ग हीगेलियन एलिमेंट्स हैं। यद्यपि वो मेटलिस्ट थिंकर है मार्क्स, लेकिन उसके जो व्याख्या है, उसकी जो विवेचना है, उसके ऊपर अनेक जगह पर हमको हीगेलियन प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस आधार पर उसने यानी हीगल का प्रभाव ये है, ल्यूकास कहता है कि मार्क्स के बारे में ये कहना कि जो उसकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो केवल मटेरियल कंडीशंस के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ऐसा मार्क्स के बारे में कहा जाता है। मार्क्स ये बात मानता है कि जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो डिटर्मिन नहीं करती हैं। यानी परिस्थितियों का, भौतिक परिस्थितियाँ कंडीशन तो करती हैं आइडियाज़, लेकिन डिटर्मिन नहीं करती। ये बात उसने कही और लोग भी इस बात को कह रहे थे, मार्क्स को जो रीइंटरप्रेट कर रहे थे। और साथ साथ मार्क्स ये भी मानता है कि परिस्थितियों को बदलने में आइडियाज़ का और मनुष्यों की गतिविधियों का भी बड़ा गहरा प्रभाव होता है, उनका भी स्थान होता है। ये नहीं है कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनके बहाव में मनुष्य बहता चला जाता है या समाज बहता चला जाता है, बल्कि मनुष्य और समाज के स्वरूप को निर्धारित करने में विचारों का भी, मनुष्य के विचारों का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका स्थान होता है। और क्योंकि हीगल भी विचारों की शक्ति को महत्व देता है और मार्क्स भी उसको मानता है, तो इसलिए ये एक हीगेलियन एलिमेंट है मार्क्स में जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और जो साइंटिफिक
सोशलिज्म वाली बात जो लोग कहते हैं वो केवल मानते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर है वही सब कुछ तय करता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मार्क्स में ऐसी कई मान्यताएं हैं कि नहीं, सुपर स्ट्रक्चर भी, दोनों का इंटरेक्शन, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया, ये महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसने जो मार्क्स ने जो पूंजीवादी समाज की जो व्याख्या की है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, और जो मार्क्स ने कुछ विशिष्ट कॉन्सेप्ट उस व्याख्या में दिए, जैसे रीइफिकेशन का सिद्धांत, कमोडिटी फैटिश का सिद्धांत, एलिनेशन का सिद्धांत, ल्यूकास ने इनके आलोक में पूंजीवादी समाज का विश्लेषण किया। इन अवधारणाओं को लेकर वो पूंजीवादी समाज को देखता है और इन अवधारणाओं को बहुत महत्वपूर्ण मानता है कि कैसे पूंजीवादी समाज में जो चीज़ सजीव है वो निर्जीव बन जाती है और जो निर्जीव है वो सजीव बन जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स के, इनको वो बहुत मूल्यवान मानता है और समझता, और इसका मानना है कि पूंजीवादी समाज और संस्कृति को समझने में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत सहायक होते हैं। तो कॉन्शियसनेस के रोल को इस तरह से फिर से रिस्टोर करना, जो कि उसकी किताब का टाइटल है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, की जो इतिहास है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो क्लासेस होते हैं, एक तो सबकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस तो होती है, लेकिन उसी कॉन्शियसनेस की जो डायलेक्टिक्स है वही मोटर का काम करती है, समाज को आगे ले जाने का काम करती है। इसलिए जो कॉन्शियसनेस है, जो कि एक हीगेलियन एलिमेंट है कि कैसे चेतना से का समाज पर प्रभाव पड़ता है या समाज के में परिवर्तन करने में चेतना कितनी कारगर भूमिका निभाती है, तो ये सब जो पक्ष हैं कि किस प्रकार से चेतना विभिन्न वर्गों की, बावजूद इसके कि विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी चेतना होती है, सर्वहारा की चेतना एक प्रकार की होती है, पूंजीपति की चेतना का दूसरे प्रकार की होती है, ऐसा वो कहता है। उसको केवल फॉल्स कॉन्शियसनेस कह देने से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग उसी के प्रभाव में काम करते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर बात पूरी नहीं होती है। उसने एक टोटलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया कि यही जो कॉन्शियसनेस है, इन्हीं की जो डायलेक्टिक्स है, इन्हीं की जो अंतर क्रिया है, इन्हीं का जो अंतर संबंध है, वो प्रोग्रेस का कारण होता है, वो समाज परिवर्तन का कारण होता है। इसलिए वो उसका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, हालांकि उसने अपने उस ग्रंथ को डिसोन भी कर दिया था, उसको कह दिया था कि नहीं, अब हम इसको अपना ग्रंथ नहीं मानते, जो भी हो, लेकिन उस ग्रंथ में हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में उसने इस प्रकार से हीगल की तरह ये माना कि कैसे मटेरियल फोर्सेस का रोल होता है, लेकिन साथ साथ मटेरियल फोर्सेस के कॉन्शियसनेस का भी रोल होता है। मटेरियल फोर्सेस और कॉन्शियसनेस की जो डायलेक्टिक्स है, या वर्किंग क्लास और बोर्जुआ की कॉन्शियसनेस की जो डायलेक्टिक्स है, ये सब चीज़ें मिलके कैसे समाज में परिवर्तन लाती हैं और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने का काम करती हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जॉर्ज ल्यूकास की, जिसका कि नव मार्क्सवादी चिंतन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हालांकि ल्यूकास की इन सारी व्याख्याओं को रूसी साम्यवाद ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो इस प्रकार की व्याख्या को, जैसा कि मैंने बताया, डेविएशन मानते थे कि ये लोग पथभ्रष्ट हो गए। एक दूसरा जो विचारक है इन प्रारंभिक वर्षों का वेस्टर्न मार्क्सिज्म में, वो कार्ल कॉर्श है। और कार्ल कॉर्श ने दो छोटी किताबें लिखी, एक तो मार्क्सिज्म एंड फिलॉसफी
और दूसरा कार्ल मार्क्स के शीर्षक से। और भी किताबें हैं लेकिन जो मार्क्सवाद पर केंद्रित हैं। तो ये 2 पुस्तकें हैं जिनका गहरा प्रभाव पड़ा नव मार्क्सवाद की या वेस्टर्न मार्क्सिज्म की विकास यात्रा में। कार्ल कोर्श का आर्गुमेंट ये है कि मार्क्स को दार्शनिक के तौर से मत देखिए, क्योंकि मार्क्स तो खुद ही एंटी फिलॉसफी है, दर्शन का शत्रु है, दर्शन का आलोचक। और वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्शन में कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों, कुछ सनातन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। खास तौर से जो बोर्जुआ फिलॉसफी होती है, यानी जो पूंजीवादियों का पूंजीवादी दृष्टिकोण होता है, उनका जो फिलॉसफिकल व्यू पॉइंट होता है, वो ये मानता है कि जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वे यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सबके लिए है। जैसे कि मार्क्स के बारे में एक विचार था कि नहीं, ये जो मार्क्सिज्म है उसको सबको आंख मूंद के चुपचाप स्वीकार कर लेना है, सबके लिए। तो वो कहता है कि ये मार्क्स का मिस इंटरप्रिटेशन है, मार्क्स ऐसा नहीं मानता। यहीं पर उसने एक दिया, मार्क्स की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी, यानी ऐतिहासिक विशिष्टता का सिद्धांत, कि जो संस्कृतियां होती हैं, जो समाज होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं। और उनके लिए विशिष्ट प्रकार के सिद्धांत और समाधान प्रस्तुत करने होते हैं। कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सॉल्यूशंस हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ का कैरेक्टर स्पेसिफिक होता है। जैसे मार्क्स के विचार हैं, वो इस पूंजीवादी दौर के संदर्भ में प्रतिपादित किए गए। तो ये जो ऐतिहासिक विशिष्टता का जो सिद्धांत है, ये कार्ल कोर्श ने कहा कि तो इसलिए आप मार्क्स को उस अर्थ में दार्शनिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन तो दिया नहीं। उसका जो चिंतन है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो पूंजीवादी समाज के संदर्भ में है कि पूंजीवादी समाज किस प्रकार का समाज होता है, उसमें क्या विसंगतियां होती हैं और उन विसंगतियों से कैसे निपटा जाए, उनका कैसे समाधान किया जाए। तो मार्क्स को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और इस दृष्टि से मार्क्सवाद एंटी फिलॉसफी है। और दूसरा, वो ये मानता है कि जो परिवर्तन है, जैसा कि लूकस मानता है वैसा भी मानता है, कि वैसे ही कार्ल कोर्श भी मानता है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जो सोशल चेंज होता है, वो केवल मटेरियल कंडीशंस से ही नहीं आता है। मटेरियल कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वर्किंग क्लास के कॉन्शियस एफर्ट की भी उसमें बड़ी भूमिका होती है, कि जो सर्वहारा वर्ग है, वो उसके अपने चिंतन, उसके अपने कार्य, उसकी अपनी रणनीति, इसका भी बहुत बड़ा स्थान होता है किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन में। इसलिए समाजवाद केवल हिस्टोरिकल फोर्सेस के ऑपरेशन से ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, बल्कि हिस्टोरिकल फोर्सेस तो ठीक है, उस दिशा में चल रही हैं, मटेरियल फोर्सेस उस दिशा में डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनको और तीव्र बनाना, उनको और स्पीड अप करना, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इंटरवेन करना पड़ेगा, यानी ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग क्लास के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कार्ल कोर्श कहता है
कि ये पक्ष भी है जो कि हमें समझना चाहिए। केवल हम ब्लाइंड मटेरियल फोर्सेस सारे परिवर्तन कर देंगी, ऐसा मानना शायद मार्क्स को ठीक से समझना नहीं होगा। वो मटेरियल फोर्सेस हैं, लेकिन साथ साथ जो ह्यूमन एक्शन है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्किंग क्लास की स्ट्रेटजी है, दैट आल्सो मैटर्स। तो इस तरह से कार्ल कॉर्श ने, और दूसरी बात उसने ये भी संभावना जताई कि मार्क्स के सिद्धांत चाहे फेल हो गए हों, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में उस तरह से रेवोल्यूशन नहीं हो पाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिए कि वो बात खत्म हो गई। मार्क्स की महत्ता इस बात में है कि उसने एक दृष्टि दी है, और उस दृष्टि का प्रयोग आगे अभी अगर नहीं हो पाया तो आगे ज़रूर हो जाएगा। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि क्योंकि आज नहीं हो पाया तो आगे नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल बहुत है मार्क्सियन जो व्यू पॉइंट है उसमें, और उसने कहा कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वे इस पोटेंशियल को धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इसलिए धीरे धीरे वो मार्क्स को अपना रहे हैं, और समय के साथ हो सकता है कि जो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, जो मार्क्सवादी रणनीति है, उसको अपनाकर वो क्रांति हो जाए जिसकी मार्क्स ने कभी परिकल्पना की थी। इसलिए चाहे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में मार्क्स असफल नज़र आए, लेकिन मार्क्स की ये असफलता स्थायी ही हो गई है, आगे कोई मार्क्सवाद के लिए स्कोप नहीं बचा है, ऐसा मानने के लिए कार्ल कॉर्श तैयार नहीं। तो एक दृष्टिकोण ये कार्ल कॉर्श का था, जो कि उसने अपने उन दो छोटे ग्रंथों में प्रतिपादित किया, और जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट अपने सिद्धांतों के कारण भी और अपने व्यावहारिक योगदान के लिए भी, वो एंटोनियो ग्रैम्शी है, जो कि इटली का एक बड़ा विचारक है। ग्रैम्शी ने बहुत प्रारंभिक जीवन में, बहुत प्रारंभिक स्तर पर ही समाजवादी सिद्धांतों के प्रति उसके मन में आकर्षण था, और वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि का तो था ही, यद्यपि उसको शारीरिक अपंगता जीवन भर परेशान करती रही, लेकिन वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का दार्शनिक था, और उसने बहुत जल्दी मार्क्सवाद और इसी के साथ साथ दूसरे अन्य जो समाज विज्ञान या जो दूसरे भाषा विज्ञान या कला वगैरह साहित्य के क्षेत्र में उसने काफ़ी अध्ययन कर लिया था, और उसका ये मानना था कि हमारे युग के प्रश्नों का समाधान मार्क्सवाद में प्राप्त होता है। लेकिन साथ साथ वो ये भी मानता था, दूसरे वेस्टर्न मार्क्सिस्ट की तरह, कि मार्क्सवाद को हर देश को अपनी संस्कृति और अपने इतिहास और अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं मानता था कि मार्क्सवाद कोई फार्मूला है, ऐसा फार्मूला है कि जिसको आंख मूंद कर कहीं भी अप्लाई कर दो तो जो भी वांछित परिणाम है वो प्राप्त हो जाएंगे। यानी मार्क्सिज्म को लागू करते समय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कंडीशंस को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस आधार पर उसने भी मार्क्सवाद को एडेप्ट किया इटालियन कंडीशंस के अनुसार। आगे चलकर एक धारा आई कल्चरल मार्क्सिज्म की, तो इस प्रकार की बात वहाँ पर भी की जाती है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर पश्चिमी यूरोप में क्रांति नहीं हो पाई, ये प्रश्न उसके सामने भी है कि वे पश्चिमी यूरोप में क्रांति क्यों नहीं हो पाई,
तो उसने कहा कि पश्चिमी यूरोप में क्रांति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक बड़े महत्वपूर्ण पक्ष को जिसकी ओर मार्क्स ने संकेत नहीं किया है, उस पक्ष को ओझल किया जाता रहा है और उस पक्ष के लिए उसने एक अवधारणा दी उसको स्पष्ट करने के लिए, जिसको आधिपत्य का सिद्धांत कहते हैं, हेजेमनी का सिद्धांत कहते हैं, जो कि उसका बहुत ही प्रसिद्ध योगदान है मार्क्सवादी चिंतन में। उसने कहा कि मार्क्स का ऐसा विचार था कि वर्किंग क्लास में धीरे धीरे अपने शोषण की चेतना आ जाएगी, वे संगठित हो जाएंगे और वे एक दिन इकट्ठे होंगे और पूंजीवाद पर धावा बोल देंगे और पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बावजूद इसके कि वर्किंग क्लास भी पश्चिमी यूरोप के देशों में बहुत बड़ी संख्या में है, उसमें असंतोष भी बहुत अधिक है। जो बोर्जुआ गवर्नमेंट्स हैं वे हैं भी बड़े कमज़ोर, चीज़ों को संभाल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई फ्रंटल अटैक्स से ऐसा हो जाएगा तो फ्रंटल अटैक करने की कोई कोशिश हुई भी नहीं, और अगर हुई भी होती तो वो शायद सफल ना होती। कारण उसने कहा कि ये कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पूंजीवाद केवल डोमिनेशन से ही नहीं शक्ति प्राप्त करता है। पूंजीवाद की शक्ति का असली कारण हेजेमनी होती है, आधिपत्य होता है। यानी पूंजीवादी विचार जो होते हैं उनका जो आधिपत्य होता है समाज पर, जिन विचारों के आधार पर शिक्षा प्रणाली चलती है, जो विचार परिवार में दिए जाते हैं, जो विचार चर्च के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, वे सारे जो विचार हैं, मान्यताएं हैं, वे सब पूंजीवाद का पक्ष पोषण करने वाली मान्यताएं हैं। तो समाज में सभी लोग, वर्किंग क्लास भी और दूसरे लोग भी, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचार रचना है, उनके जो संस्कार हैं, वे तो सब पूंजीवाद में रचे बसे होते हैं। इसी को वो हेजेमनी कहता है, आधिपत्य की जो पूंजीवादी मान्यताएं हैं, विचार हैं, संस्कार हैं, मानसिकता है, समाज के ऊपर उसका आधिपत्य होता है। इसके कारण मजदूर जो हैं कभी क्रांति के ऊपर ज़्यादा गंभीरता से ना सोचते हैं और ना वो उसके लिए कभी प्रयास करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये जो बोर्जुआ सोसाइटी जो है, जिस प्रकार की वो नेचुरल सोसाइटी है इसमें, और अगर हमारी स्थिति ख़राब है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, या हमारा भाग्य जिम्मेदार है, या हमारे प्रयत्न में कुछ कमी है। तो इसलिए वो अपनी दुर्दशा का मूल कारण कभी ठीक से समझ ही नहीं पाते, क्योंकि पूरा समाज पूंजीवादी विचारों और मान्यताओं में रचा बसा होता है। तो जब वे अपनी दुर्दशा का मूल कारण ही नहीं समझ पा रहे हैं, जब वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी उनकी दुर्दशा है उसके लिए ये पूंजीवादी व्यवस्था उत्तरदायी है, तो जब तक वे अपने असली शत्रु को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसके विरुद्ध वे कोई कार्य कैसे कर पाएंगे। और जब कभी थोड़ा बहुत असंतोष होता है और आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उस प्रोटेस्ट आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पूंजीवादी सरकार के पास राज्य की मशीनरी होती है, उसके द्वारा वो कुचल देता है, दमन कर देता है। यानी स्टेट जो है वो डोमिनेशन के आधार पर काम करता है, लेकिन डोमिनेशन की ज़रूरत तो कभी कभार पड़ती है। मज़दूरों का संतोष कभी कभी आंदोलन और विरोध या हिंसा में परिणत होता है, और जब कभी भी होता है तो जो पूंजीवाद है, पूंजीपति जो हैं, वो राज्य की शक्ति का प्रयोग करके उसको कुचल देते हैं, उसका दमन कर देते हैं। लेकिन जो निरंतर
जो पूंजीवाद का प्रभाव है समाज के ऊपर, उसका कारण डोमिनेशन नहीं है, हेजेमनी, आधिपत्य है। क्योंकि हमारी जो मानसिक संरचना है, हमारी जो वैचारिक संरचना है, हमारे जो मूल्य हैं, वो मूल्य वो हैं जो कि बुर्जुआ सोसाइटी ने हमें दिए, जो कि पूंजीवाद से हमें मिले हैं, जिनको हम नेचुरल समझते हैं, स्वाभाविक समझते हैं कि हाँ यही सब चीज़ें ठीक हैं, जबकि वे शोषण का कारण है, अन्याय का कारण है, वे हमारी दुर्दशा का कारण है। तो ये जो हेजेमनी है वो पूंजीवादी समाज की पूंजीवाद की शक्ति का कारण है। और जब कभी भी इस शक्ति को चैलेंज मिलता है तो उसके लिए वो राजशक्ति का प्रयोग करके उसका दमन कर देते हैं। इसलिए पूंजीवाद फल फूल रहा। और यूरोप में अगर क्रांति नहीं हो पाई तो उसका कारण यही था, क्योंकि जो कल्चरल और सोशल हेजेमनी जो पूंजीवाद की है वो पश्चिमी यूरोप के देशों पर व्याप्त है और वे उससे बाहर निकल नहीं सकते, और जब तक वो निकल नहीं सकते तब तक क्रांति की कोई संभावना संभव नहीं। क्रांति संभव नहीं ऐसी हड़ताल करके, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करके बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं हो सकती। रेवोल्यूशन को लाने के लिए इस हेजेमनी को तोड़ना आवश्यक है। तो ग्रामशी कहता है कि इसलिए पहले तो जो लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं, जो लोग मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं, पहले तो उनको एक काउंटर हेजेमनी को क्रिएट करना है, यानी वर्किंग क्लास को ब्रेन वॉश करना है। उनके अंदर जो पूंजीवादी विचार और मानसिकता बैठी हुई है उसको नष्ट करना है, समाप्त करना है, इंडॉक्ट्रिनेशन के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। तो इसलिए काउंटर हेजेमनी का मतलब यह है कि जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, उनको डिसेमिनेट करना है, उनको फैलाना है, जिससे कि लोगों में चेतना आए, उनकी कॉन्शियसनेस में वृद्धि हो, अपने एक्सप्लॉइटेशन की, इनजस्टिस की, पूंजीवाद का जो असली चरित्र है वो समझ पाएँ। और जब ये कॉन्शियसनेस उनके अंदर बढ़ जाएगी तब जाकर रेवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त होगा। अब दूसरी बात यह है कि ये काउंटर हेजेमनी कैसे आए, तो इसके लिए वो इंटेलेक्चुअल्स के रोल को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं कि वर्किंग क्लास को कुछ इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो समाजवादी सिद्धांतों को समझा सके, उनका प्रसार प्रचार कर सके और मज़दूरों को बता सकें कि ये आपके लिए कल्याणकारी सिद्धांत हैं और जिन मान्यताओं को आप संजोए बैठे हैं वे तो आपके लिए विनाशकारी हैं, आपके लिए शोषणकारी हैं। तो वर्किंग क्लास को कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो कि समाजवाद को भली प्रकार से समझते हों, जिनकी समाजवाद में पूरी आस्था हो और जो इन समाजवादी सिद्धांतों का, इस समाजवादी दृष्टिकोण को डिसेमिनेट कर सके। और ये इसके लिए पार्टी की आवश्यकता है, पार्टी चाहिए, यानी ये इंटेलेक्चुअल का रोल पार्टी को अदा करना है। जैसे कि लेनिन ने पार्टी के बारे में जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि पार्टी जो है वो एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ का काम करेगी वर्किंग क्लास के लिए, उनको अपनी वर्तमान दुर्दशा से अवगत कराएगी और उन्हें करना क्या है इसके विषय में भी शिक्षित करेगी और कैसे करना है ये भी बताएगी। तो इसी तरह से पार्टी के महत्व को ग्रैमशी भी स्वीकार करता है। इस अर्थ में वो लेनिन के निकट है और मार्क्स से दूर है, क्योंकि मार्क्स ने किसी पार्टी की बात नहीं की। क्योंकि लेनिन की तरह ग्रैमशी भी मानता है कि सोशलिस्ट कॉन्शियसनेस को बाहर से लाना पड़ेगा, यानी पार्टी के द्वारा उसको वर्किंग क्लास में डालना पड़ेगा, उनको इस हिसाब से करना पड़ेगा। और जब ये कॉन्शियसनेस
बढ़ जाएगी, तब जाकर कहीं क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसलिए पहले तो हमें रेवोल्यूशन सिविल सोसाइटी में करनी है, यानी वैचारिक क्रांति पहले सिविल सोसाइटी में करनी है। उसके बाद हमें दूसरी क्रांति पूंजीवाद और उसके साथियों के खिलाफ करना, यानी स्टेट और रिलीजन, इन सब के खिलाफ बाद में करना। पहले तो जो कैपिटलिज्म की जो मानसिक, उसका जो मानसिक और सांस्कृतिक आधिपत्य है, पहले तो उसके विरुद्ध क्रांति करनी है, और उसके बाद फिर वो क्रांति जो कि कैपिटलिस्ट डोमिनेशन है उसके खिलाफ करनी है। तो इस आधार पर वो कहता है कि दो क्रांतियों की आवश्यकता है, और ये जो क्रांति है जो कि सिविल सोसाइटी में होगी, यानी जो वैचारिक क्रांति, जो आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगी, जो काउंटर हेजेमनी के द्वारा होगी, इसमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि विचार में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन, ये इसमें समय लगता है। लेकिन जब ये पूरी तैयारी हो गई तो फिर पूंजीवाद का जो तंत्र है, यानी पूंजीपति और राज्य, इनको उखाड़ फेंकना बहुत आसान है। इसलिए वो दो प्रकार की स्ट्रेटजी की बात करता है। एक है वार ऑफ पोजीशन और दूसरा है वार ऑफ मूवमेंट। ये जो वैचारिक क्रांति है ये धीरे धीरे होगी, इसमें समय लगेगा, ये गुरिल्ला तरीके से होगी। इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि विचारों का जो जगत है उसमें काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, विचार परिवर्तन आसानी से नहीं होता। तो ये एक वार ऑफ पोजीशन और दूसरा वार ऑफ मूवमेंट। जब ये सब काम सिविल सोसाइटी में हो जाए, तब आपको एक फ्रंटल अटैक करना है, सीधा प्रहार करना है पूंजीवाद पर और पूंजीवादी राज्य पर, और वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि यद्यपि ग्रामशी लेनिन से काफ़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन जिस प्रकार का राज्य क्रांति के उपरांत रूस में स्थापित हुआ, एक टोटलिटेरियन स्टेट, उससे ग्रामशी बिल्कुल सहमत नहीं। उसका मानना है कि ये तो एक प्रकार की अधीनता से मुक्त होकर दूसरे प्रकार की अधीनता को स्वीकार करना हुआ। एक प्रकार के डोमिनेशन से, यानी कैपिटलिस्ट के डोमिनेशन से तो वो मुक्त हुआ वर्किंग क्लास, लेकिन वो स्टेट के डोमिनेशन के अंदर आ गया, सोशलिस्ट स्टेट के डोमिनेशन के अंदर आ गया। तो इसलिए ग्रामशी कहता है कि जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। स्टालिन ने जिस प्रकार का राज्य स्थापित किया क्रांति के उपरांत, जिसमें कठोर केंद्रीकरण, एक सर्वाधिकारवादी राज्य, जिसमें मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं मिली, समानता नहीं मिली, बल्कि मजदूर एक विशालकाय यंत्र के उपकरण मात्र बन के रह गए, तो वो कहता है कि जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेट होगा वो इस प्रकार का स्टेट नहीं हो सकता। जिसको कार्ल कॉर्श ने एक विचार दिया काउंसिल स्टेट का, काउंसिल कम्युनिज्म का, कि एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें वर्किंग क्लास विभिन्न स्तरों पर भागीदारी कर रहा है, नीति निर्णय कर रहा है, जो भी दूसरे समाज के कार्य हैं उनको सबको सहभागिता के आधार पर कर रहा है। तो ये काउंसिल कम्युनिज्म जैसा कुछ विचार ग्रामशी भी मानता। तो ये ग्रामशी का योगदान है संक्षेप में जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है उसके। तो ये तीन जो हैं, इसके अलावा अर्नस्ट ब्लॉश भी है, उसने भी कुछ मान्यताएं प्रतिपादित की हैं, जैसे कि उसने आइडियोलॉजी के ऊपर अर्नस्ट ब्लॉश ने कहा है कि आइडियोलॉजी जेनस वेटेड होती है। मार्क्स कहता था कि आइडियोलॉजी जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है,
अर्न्स्ट ब्लॉश कहता है कि नहीं, आइडियोलॉजी अगर सच्चाई को छुपाने का काम करती है तो आइडियोलॉजी कभी कभी नई दिशा दिखाने का काम भी करती है, जिसके लिए वो कहता है जेनस फेस्ट, कि उसके दोनों आयाम। उसने एक किताब लिखी जो आइडियोलॉजी क्रिटिक जिसको कहा जाता है, या प्रिंसिपल ऑफ होप जिसको कहा जाता है, अर्न्स्ट ब्लॉश की बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं, जिसमें उन्होंने आइडियोलॉजी के पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल का भी उल्लेख किया है। आइडियोलॉजी केवल निगेटिव नहीं होती है कि वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा करती है। आइडियोलॉजी जो होती है वो उम्मीदें भी दिखाती है, नए रास्ते भी दिखाने का काम कभी कभी करती है, नए समाधान भी कभी कभी आइडियोलॉजी से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म है। ये वो लोग हैं जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे और जो एक प्रकार से अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे। सभी लोग एक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और सभी लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर से भी योगदान किया, लेकिन मुख्यतः ये लोग विचारक थे, दार्शनिक थे, और उन्होंने 1920 के बाद के पश्चिम और मध्य यूरोप की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या की, मार्क्सवाद को रीइंटरप्रेट किया, और इनकी जो व्याख्या है वो ईस्टर्न मार्क्सिज्म से काफ़ी भिन्न प्रकार की है। इसलिए ये अगर ईस्टर्न मार्क्सिज्म का अपना एक योगदान है, उसकी अपनी एक विशेषता है, तो फिर इस वेस्टर्न मार्क्सिज्म का भी अपना एक योगदान है, उसकी अपनी विशेषता भी है। इसके अन्य पक्ष भी हैं, अन्य आयाम भी हैं और स्टेजेस भी हैं वेस्टर्न मार्क्सिज्म की, जिनके ऊपर आगे विचार करेंगे।